Hello students, welcome to the last lecture of solution in colligative property which is based on abnormal colligative property या abnormal molecular mass. We know that all four colligative property, that is relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point और osmotic pressure, चारों भी colligative property का एक ही काम है to find molar mass of unknown solute. ठीक है, but in what condition these colligative properties can be used to find exact value or more accurate value of the molar mass? Which are those conditions? तो पहला condition ये है कि all these colligative properties are applicable only and only to dilute solution. Concentrate solution नहीं होना चाहिए. आपको याद होगा lowering of vapor pressure में से हम लोगों ने number of moles of solute को neglect किया था considering as a dilute solution. तो ये dilute solution के लिए होना चाहिए. Second point, the number of particles added to the solvent should be equivalent to the number of particles after mixing into the solvent. मतलब जितना आप पार्टिकल ऐड कर रहे हो उतना ही पार्टिकल सॉल्यूशन में रहना चाहिए, तब जाके at this condition you will get correct value of molar mass of unknown solute. तो unknown solute का अगर molar mass निकालना है, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप यूज करो, बट कंडीशन क्या है कि सॉल्यूशन होना चाहिए डाइल्यूट. दूसरा, जितना पार्टिकल आपने लिया है ऐड करने के लिए द सेम अमाउंट ऑफ पार्टिकल शुड बी देयर इन द सॉल्यूशन. इसका मतलब यह है जो भी आप सब्सटेंस ऐड कर रहे हो इट शुड नॉट डिसोसिएट टू गिव मोर पार्टिकल्स और इट शुड नॉट एसोसिएट टू गिव लेस पार्टिकल. द पार्टिकल शुड रिमेन सेम. तो व्हेन वी विल गेट correct value, correct, or you can say normal molar mass of solute, वो भी कौन सा solute है, ये नॉन वोलेटाइल solute है. तो वो कंडीशंस क्या है? तो वो कंडीशन ये है कि सबसे पहले solute जो होना चाहिए वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए. सेकेंड, डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए. थर्ड, सॉल्यूट शुड नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट्स. डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिसोसिएट होगा तो जितना पार्टिकल आप ऐड कर रहे हो उससे ज्यादा बन जाएंगे. तो अब तो अपने को नॉर्मल वैल्यू से यू विल गेट अ एबनॉर्मल वैल्यू. फॉर एग्जांपल, यू टेक NaCl. You take 1 mole of NaCl in water, but that 1 mole of NaCl will break to form 1 mole of Na plus and 1 mole of Cl minus, so it is giving 2 moles of particle inside. You took 1 mole of particle NaCl, but in water it is giving you 2 moles of particles, so you won't get the correct value of its molar mass. So let us try to understand how to rectify the abnormal molar mass. किस तरीके से हम लोग फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन करेंगे. हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं. पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर. ये चारों के फॉर्मूले में हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे, एक छोटा सा मॉडिफिकेशन, बिकॉज ऑफ विच यू विल ऑलवेज गेट अ करेक्ट वैल्यू ऑफ द मोलर मास in spite of the molecule undergoing dissociation association. लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि what problem arise in calculation of molar mass when it is undergoing dissociation and association. उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक simple example लेते हैं to understand what happen with non electrolyte. For example, आपने ग्लूकोज लिया C6H12O6 ग्लूकोज, आपने 1 मोलार सोल्यूशन बनाया. मतलब 1 मोलार के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्लूकोज का मोलार मास होता है 180 ग्राम. ठीक है, तो 180 ग्राम आपने 1 लीटर ऑफ वाटर में ऐड करके 1 मोलार बनाया. ओके, सो यू मेक 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इन एक्वस सोल्यूशन. एक्वस सोल्यूशन में जाने के बाद ग्लूकोज विल रिमेन एज C6H12O6. मतलब आपने अगर एक पार्टिकल लिया है तो वो पानी में जाने के बाद भी एक पार्टिकल ही रहेगा. सो 1 मोल ऑफ पार्टिकल विल रिमेन एज 1 मोल ऑफ पार्टिकल इन द एक्वस सॉल्यूशन, बिकॉज ग्लूकोज इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ना वो डिसोसिएट हो रहा है ना वो एसोसिएट हो रहा है. तो इन दिस कंडीशन इफ यू कैलकुलेट मोलार मास ऑफ ग्लूकोज एक्सपेरिमेंटली,
तो वो आपको 180 के आसपास ही मिलेगा, मतलब यू विल गेट अ करेक्ट वैल्यू। बोले सर मैंने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट किया एक्सपेरिमेंट ग्लूकोज के लेके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किया ग्लूकोज के लेके, ऑस्मोटिक प्रेशर किया ग्लूकोज को लेके, आई हैव डन एक्सपेरिमेंट विद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टेकिंग ग्लूकोज, इन ऑल 4 केसेस आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ 180, करेक्ट मिल रहा है। बट व्हेन यू टेक एसिटिक एसिड CH3C double bond OH in acetic acid as your solute in बेंजीन, बेंजीन आपका क्या बन गया ये टाइम पे, सॉल्वेंट बन गया। तो जब आप एसिडिक एसिड को बेंजीन में डालोगे, सो द 2 पार्टिकल ऑफ एसिडिक एसिड का नॉर्मल मोलार मास कितना होता है 60, बट व्हेन यू ऐड एसिडिक एसिड टू बेंजीन, द 2 पार्टिकल बिकॉज ऑफ intermolecular force of attraction they will combine to form delta plus delta minus hydrogen bonding, they will form a dimer। मतलब 2 एसिडिक एसिड साथ में क्या हो गए, एसोसिएट होने के बाद अब 2 मॉलिक्यूल साथ में आ गए। तो व्हेन यू कैलकुलेट, आप एक्सपेरिमेंटली इसका मोलार मास आपको मिलेगा 120। आप बोलेंगे सर 120 मिल रहा है मुझे मोलार मास, एसिडिक एसिड कभी भी 120 आना नहीं चाहिए, एसिडिक एसिड 60 आना चाहिए, मुझे डबल मिल रहा है। मिला इसके लिए बिकॉज बेंजीन में जाने के बाद एसिडिक एसिड क्या हो गया, डाइमर बना दिया, एसोसिएशन में आ गया। तो एसोसिएशन में आने के बाद क्या हो गया, एसोसिएशन में आने के बाद वो डबल हो गया, इसके लिए आपको इसका मोलार मास 120 मिल रहा है। तो सपोज यू कंसिडर अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, सपोज आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड ए लिया है 3 मोल्स, ये एक सॉल्वेंट में जाने के बाद A3 बन गया, ट्राइमर बन गया। तो सपोज इसका मोलार मास था x, तो अब इसका मोलार मास 3x आएगा, सीधा ट्रिपल आएगा। यू वोंट गेट द एग्जैक्ट वैल्यू, यू आर गेटिंग द एबनॉर्मल वैल्यू। आपको मिलना चाहिए था आंसर एक्सपेरिमेंटल 60 मिलना चाहिए था, बट आपको आंसर कितना मिल रहा है 120। यू आर गेटिंग द एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ द मोलार मास। व्हाई? बिकॉज मॉलिक्यूल हैज एसोसिएट एंड कन्वर्ट इटसेल्फ फ्रॉम 2 पार्टिकल्स टू 1 पार्टिकल, सीधा हाफ हो गया पार्टिकल। सिमिलरली आप NaCl की बात करो, NaCl का मोलार मास कितना होता है, Na is 23, Cl is 35.5। ओके, सो 23 को आप 35.5 से ऐड करोगे तो इट बिकम्स 58.5। सो व्हेन यू टेक NaCl 1 मोल इन एक्वस मीडिया, और जब आप इसका एक्सपेरिमेंटल मोलार मास कैलकुलेट करोगे, तो वो 58.5 नहीं आएगा, तो कितना आएगा सर, इट कम्स हाफ, दैट इज 28.25। आप बोलेंगे सर NaCl 58.5 है, लेकिन 28.25 मेरे को आंसर आ रहा है एक्सपेरिमेंटली मिला। वो इसके लिए आ रहा है, रीजन ये है बिकॉज NaCl व्हेन गोज इनसाइड द वाटर इट अंडरगो डिसोसिएशन टू फॉर्म Na+ एंड Cl-। मतलब 1 मोल आपने कंपाउंड लिया, लेकिन वो 1 मोल ऑफ Na+ एंड 1 मोल ऑफ Cl- बना रहा है, मतलब 1 पार्टिकल से 2 पार्टिकल हो गया। एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गया तो आपको मोलार मास हाफ मिल रहा है, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल हाफ हो गया तो मोलार मास डबल मिल रहा है। सर ये आपको एबनॉर्मल वैल्यूज मिल रही है, तो हम लोग ये एबनॉर्मल वैल्यू को करेक्ट कैसा करेंगे, तो उसको करेक्ट करने के लिए to correct those abnormal values because of dissociation and association, Ventoff has introduced a factor called as a I factor, Ventoff I factor। अब ये I factor क्या होता है? I factor has many definition, इसका एक simple definition सिखाता हूं to make you understand this। I factor का one of the definition is number of particles after association or dissociation upon number of particle initially taken। अब एग्जाम्पल देखो आप इसका, सपोज मैंने एसिडिक एसिड को CH3COH को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एक्सपेरिमेंट में डाला टू फाइंड आउट मोलार मास। वी नो दैट एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, where W अपॉन मोलार मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg।
सब वैल्यू पता है, आपने m निकाला, मोलार मास निकाला, आपको एसिडिक एसिड का मोलार मास मिलना चाहिए 60, बट आपको मोलार मास आ गया 120। आप टेंशन में आ गए, सर मोलार मास मेरे को 120 कैसा आ रहा है? बिकॉज मोलार मास कैलकुलेट करने के लिए आप m को एक साइड लोगे, तो m विल बी इक्वल टू kb इंटू डब्ल्यू मास ऑफ सल्यूट अपॉन डेल्टा tb इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। आपको मोलार मास आना चाहिए था 60, बट आपको मोलार मास कितना आ गया? 120, सीधा डबल हो गया। तो आप बोले सर आई का क्या कमाल है इसमें? मतलब आई का ये पार्ट है कि इट इज नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली टेकन। तो फॉर आई वैल्यू ऑफ एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड का अगर कैलकुलेट करोगे आई वैल्यू, तो बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन इट वाज 2 पार्टिकल्स इनिशियल, सॉरी आफ्टर एसोसिएशन क्या लिखा है? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन। सो आफ्टर एसोसिएशन इट बिकम्स 1 डाइमर, 1 बिग पार्टिकल। बिफोर एसोसिएशन कितना पार्टिकल लिया था आपने? 2, जो 1 हो गया। तो इसका आई वैल्यू कितना हो गया एसिडिक एसिड का? हाफ। तो वेंट ऑफ क्या बोलता है, आप आई को अपने हर एक फॉर्मूले में डालो। मतलब फॉर्मूला इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं, नॉन इलेक्ट्रो जो डिसोसिएट एसोसिएट होते ही नहीं, तो उसमें आई का जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। ठीक है, वह मोलालिटी की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं? मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलार मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आई डालने का फायदा क्या? फायदा ये है कि अगर आप एम को एक साइड लोगे तो इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बराबर देखना डेल्टा टी बी इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब ये सब का जो वैल्यू था एक्सपेरिमेंटली मैं लिखता हूं आई इंटू 120 आपको मिला था। तो आप थोड़े से टेंशन में आ गए थे, सर m 120 मिला था हमको। लेकिन वेंट ऑफ क्या बोलता है कि सिंस इट इज अ इलेक्ट्रोलाइट यू पुट आई फैक्टर इन द फॉर्मूला। आई फैक्टर से क्या होगा? फॉर एसिडिक एसिड आई फैक्टर अभी हम लोग ने देखा हाफ है, तो मतलब अगर मैं आई की जगह पे हाफ डाल दूं, अब आपका आंसर कितना आएगा? 60, करेक्ट वैल्यू आएगा। सिमिलरली अगर मैंने यही NaCl के लिए कैलकुलेट किया होता, फॉर NaCl डेल्टा टीबी का एक्सपेरिमेंट किया है, तो NaCl के लिए हम लोग मोलार मास जब कैलकुलेट करते हैं तो मोलार मास हमको मिलना चाहिए 58.5, बट आपको मोलार मास एबनॉर्मली मिला 28.25। तो एक काम करते हैं, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए आई फैक्टर डाल देते हैं यहाँ पर। तो अभी m विल बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी बी इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट के जी। ये वैल्यू आपको मिला था कितना? आई इंटू ये वैल्यू आपको कितना मिला था? 28.25। तो वेंट ऑफ ने क्या बोला कि इसकी जगह पे आई डाल दो। तो आई क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। सो आई ऑफ NaCl क्या होगा? NaCl के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन इज 2, क्योंकि 2 पार्टिकल बने, और बिफोर डिसोसिएशन इट वाज 1। सो आई वैल्यू यहां पर NaCl के लिए कितना आएगी? 2। जब 2 इंटू 28.25 करोगे तो आपको करेक्ट आंसर क्या मिलेगा? 58.5। So this is how you can get the correct value of electrolytes, whether they are undergoing association or dissociation doesn't matter. You put a I factor there, you will get a correct value. तो ये I factor किनके लिए यूज होता है? For electrolyte which are undergoing association and dissociation. So I'll write down some definition of I factor. बराबर नोट डाउन करना इसमें. I'll rub this out. Okay. So, for association or dissociation of electrolyte, we use Van 't Hoff's I factor, where I stands for number of particles after dissociation, ठीक है, और अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली टेकन। ओके, तो हम लोग ने एक आई फैक्टर का डेफिनेशन लिया है।
Okay guys, or it can also be written as I will be equal to observed colligative property, observe मतलब experimental colligative property upon theoretical colligative property, मतलब observe relative lowering of vapor pressure upon theoretical relative lowering of vapor pressure, या observe delta TB upon theoretical delta TB, और observe pi या observe delta TF upon theoretical delta TF, या तो फिर हो सकता है observe colligative property यानी observe osmotic pressure upon theoretical osmotic pressure, और याद रखना जितनी भी colligative property होती है, all those colligative property are inversely proportional to their molar mass. बराबर आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इज इनवर्सली, हम लोग लिखते हैं ना मास ऑफ सल्यूट इंटू मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलार मास ऑफ सल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास. सिमिलरली डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, मोलालिटी की जगह पे क्या आता है मास अपॉन मोलार मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी, तो देखो डेल्टा टी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम. पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, तो n की जगह पे क्या आता है मास अपॉन मोलार मास इंटू आर टी, तो पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास. तो ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास. सो नाउ यू कैन राइट डाउन आई विल बी इक्वल टू, अगर मुझे मोलार मास के लिए लिखना है तो इट विल बी थियोरेटिकल मोलार मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलार मास. ना थियोरेटिकल का मतलब क्या होता है कैलकुलेटेड, जो आप करोगे, और ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है एक्सपेरिमेंटल, जो आपको मिला है. ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन आई फैक्टर. ठीक है गाइस, सो आई फैक्टर को मतलब जितने भी फॉर्मूला हो जाएंगे वो फॉर्मूलाज आई फैक्टर फॉर इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट. वी कैन राइट डाउन दैट डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू मास ऑफ सल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट. आई आ गया था इधर पे, और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, या डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, और पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी. तो ये सारे फॉर्मूलेज में आपने आई इंट्रोड्यूस किया टू गेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन. ओके गाइस, नाउ आफ्टर दिस पहले पार्ट नोट डाउन कर लो. I'll rub this out. Now we try to relate I factor. ये आप लोग समझ गए कि अभी मैंने क्यों यूज किया I factor. Now we'll try to relate I factor with alpha. आपको याद होगा alpha stands for degree of dissociation from ionic. तो अभी हम लोग रिलेशन ढूंढेंगे अल्फा और किसका I factor का. पहला हम लोग बात करते हैं फॉर डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल. समझो मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है AXBY, एक सॉल्ट लिया है. व्हेन इट डिसोसिएट इट गिव्स XA रेज टू, अब ये सॉल्ट है तो कटायन आनायन होगा, प्लस वाई बी रेज टू माइनस एक्स, वे एक्स एंड वाई आया था कोएफिशिएंट्स. सपोज इनिशियली ये आपने 1 मोल लिया तो ये 0 फॉर्म ही नहीं होगा. देन फाइनली सपोज इसमें से अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ तो ये क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा, ये क्या बनेगा एक्स अल्फा एंड दिस इज वाई अल्फा. अल्फा ये बना, अल्फा बी बना. आप ओपन कर रहे हो उसको, तो एक को ओपन करोगे तो एक पार्टिकल ए का बनेगा, एक पार्टिकल बी का बनेगा. अल्फा को ओपन करोगे तो अल्फा पार्टिकल ए का बनेगा, अल्फा बी का बनेगा. बट सिंस दे आर एक्स एंड वाई टाइम दैट बिकम्स एक्स अल्फा एंड वाई अल्फा. ओके, यहां पर हम लोगों को ये मालूम पड़ गया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टोटल मोल्स फाइनली. तो टोटल मोल्स आपको डिसोसिएशन के बाद में कितना मिला. सो टोटल मोल्स विल बी 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा. अच्छा, इनिशियल मोल आपने कितना लिया था, इसमें 1 लिया था, 1 मोल. ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट आई, सो आई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, दैट इज टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन इनिशियली टेकन. देखो बहुत सिंपल है इसको समझने के लिए. मैंने यहाँ पर लिया है टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ये बिफोर डिसोसिएशन. सो आफ्टर डिसोसिएशन कितना है
1 minus alpha plus x alpha plus y alpha. Before dissociation it is 1. देखो 1 ही है इसके अंदर. अच्छा, अभी एक काम करते हैं हम लोग, इसमें से कुछ चीज़ कॉमन निकाल दें. सो लेट अस फाइंड अल्फ़ा इज कॉमन. तो अल्फ़ा अगर मैंने कॉमन निकाला, बराबर ध्यान देना इसके, तो वी कैन राइट डाउन एक्स अल्फ़ा प्लस वाई अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा. देखो ये अल्फ़ा है, माइनस अल्फ़ा प्लस 1. तो अल्फ़ा अगर मैं यहाँ पर कॉमन निकाल रहा हूँ अपॉन 1 है. अगर अल्फ़ा मैं यहाँ पर कॉमन निकालूंगा, इफ़ आई टेक अल्फ़ा एज कॉमन यर इन दिस केस, तो देखो ये क्या हो जाएगा सीधा x प्लस वाई. अगर मैंने यहाँ पर अल्फ़ा कॉमन निकाल दिया तो ये हो जाएगा सीधा x प्लस वाई. तो वी कैन राइट डाउन 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 1, where x plus y are nothing but stoichiometric coefficients. So here x plus y, see properly, x plus y stands for coefficients. Suppose x plus y में ये 1 है और ये 2 है, तो 1 plus 2 3 होगा. मतलब x and y are nothing but the number of moles after dissociation. So ये x plus y की जगह पे मैं सीधा n डाल सकता हूँ. n stands for number of moles after dissociation. So now the equation will be 1 minus alpha plus alpha n. ठीक है. सो द आई नाउ वी कैन राइट डाउन. अब देखो 1 माइनस अल्फा और अल्फा एन को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा एन माइनस अल्फा. ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा एन, 1 प्लस अल्फा एन माइनस अल्फा. नाउ अल्फा कैन बी गिवन एज कांस्टेंट. तो अगर मैंने यहाँ पर कॉमन लिया तो 1 प्लस, अभी अल्फा को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू एन माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है, 1 ये साइड चला गया तो इट बिकम्स व्हाट, आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू एन माइनस 1. सो नाउ अल्फा विल बी इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, वे एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन. ठीक है, जैसा फॉर एग्जाम्पल NaCl दिया है तो 2 पार्टिकल बनेगा, तो n वैल्यू 2 हो गया. इधर पे समझो KCl दिया है, KCl में 2 पार्टिकल बनेंगे, K प्लस Cl1 है, सो n वैल्यू 2 हो गया. सपोज दे हैव गिवन अस Na2CO3, तो CO3 1 पार्टिकल एंड Na2 के 2 पार्टिकल, सो n वैल्यू विल बी 3. ओके, सो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट, और इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा इज गिवन टू अस या परसेंटेज अल्फा इज गिवन टू अस, परसेंटेज आयोनाइजेशन, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई फॉर द मॉलिक्यूल अंडरगोइंग डिसोसिएशन. सो डिसोसिएशन के लिए ये कैलकुलेशन था. नाउ आई विल शो यू अ रिलेशनशिप बिटवीन एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल. ओके, पहले ये नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, देन टॉक अबाउट एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल. सो आई विल रब दिस आउट. Now let's talk about the degree of dissociation and I का relation for association. So association के लिए let us take an example. We take n moles of A which combine to form AN. Suppose आपने ये 2 moles लिया तो ये डाइमर बन गया A2, A और A साथ में आ गए. सपोज आपने ये 3 मोल्स लिया था A, लेकिन कंबाइन होने के बाद में ये A बॉन्ड बॉन्ड A बन गया, मतलब ये ट्राइमर बन गया, ट्राइमर, तो ये A3 हो जाएगा. क्लियर है. सो सिमिलरली अगर आपने ये N मोल्स लिया है तो ये AN हो जाएगा. नाउ इनिशियल मोल्स हम लोग बात करते हैं, तो इनिशियल मोल्स वैसे ही लेंगे. सपोज दिस इज 1, दिस बिकम 0. नाउ फाइनली सपोज अल्फा आउट ऑफ दिस N मोल, अल्फा मोल इज गेटिंग एसोसिएट. मतलब अगर आपने 100 मोल्स लिया है तो उसमें से समझो 40 मोल एसोसिएट हो रहा है, 50 मोल एसोसिएट हो रहा है, तो अल्फा मोल इज गेटिंग एसोसिएटेड इन गैस केस. तो अगर यहां से अल्फा मोल निकल गया तो ये तो बचेगा 1 माइनस अल्फा, बट ये क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन एन. ये कैसे हुआ सर अल्फा अपॉन एन? मेरा बहुत सिंपल है. इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दोनों साइड को अगर एन से डिवाइड किया तो ए गिव्स 1 अपॉन एन. तो अगर ये 1 0 है और ये 1 माइनस अल्फा हुआ तो ये अल्फा अपॉन एन होगा. आप उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो, सिंपल. दोनों साइड को मैंने एन से डिवाइड कर दिया. ठीक है. सो नाउ दीज आर द फाइनल मोल्स, द टोटल मोल आफ्टर एसोसिएशन. एंड इनिशियल मोल कितना था? आई 1 था. सो वी नो दैट आई इज नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, दैट इज फाइनल मोल्स.
अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन. तो आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन अपॉन 1. दिस कैन बी रिटन एज n माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन. ठीक है, ये हम लोगों ने एक साइड पे ले लिया n माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन. ओके, नाउ वी कैन टेक अल्फा एज कॉमन. तो मैं इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूँ n प्लस अल्फा माइनस एन अल्फा अपॉन एन. तो अगर मैंने अल्फा को कॉमन लिया सो आई विल बी इक्वल टू n प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस एन अपॉन एन. ठीक है, देख लो यहाँ पर अल्फा को मैंने कॉमन ले लिया इसमें से. सो इट्स 1 माइनस एन अपॉन एन. नाउ इफ यू सी प्रॉपर्ली इसको हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं साइड को. सो व्हेन यू डू दैट n ये साइड आ जाएगा. सो इट बिकम्स i इंटू एन is equal to n plus alpha into 1 minus n. Now n comes to this side, so it becomes I n minus n is equal to alpha into 1 minus n. Now you take n as common, तो n अगर common लोगे यहाँ पर तो n into I minus 1 is equal to alpha into 1 minus n. So now alpha can be written as n into I minus, ठीक है, i माइनस 1 सॉरी i माइनस 1 अल्फा अल्फा n इंटू आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन. अब एक काम करते दोनों को n से डिवाइड करते तो n i माइनस 1 अपॉन n डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन अपॉन एन. सो ये n और n कैंसिल हुआ. अब इसमें भी क्या होगा 1 अपॉन n माइनस n अपॉन n. तो n अपॉन n कितना हो जाएगा 1. So it can be written as I minus 1 upon n minus 1 n minus 1. So now alpha is equal to I minus 1 upon n minus 1 for association. मतलब अगर मैंने ये लिया है कि 3 molecules of A is converted to A3 तो n आपका 3 हो गया. ट्राइमर बना तो n आपका 4 हो गया. जितना भी molecules associate हुआ है उसके हिसाब से. क्लियर है? सो ये एसोसिएशन के लिए था. और डिसोसिएशन के लिए क्या था अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1. सिर्फ n माइनस 1 होगा तो दैट इज फॉर डिसोसिएशन. और 1 अपॉन n माइनस 1 होगा तो दैट इज फॉर एसोसिएशन. सो यूजिंग दिस वैल्यू यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट अल्फा. और अगर अल्फा दिया है तो आई कैलकुलेट कर सकते हो और आई से फिर आप सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल सकते हो. मैंने आपको बताया था यू कैन बी क्लब विद ऑल द फॉर्मुलाज. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन रेक्टिफाई एबनॉर्मल मोलार मास बाय यूजिंग आई फैक्टर. प्लस यूजिंग आई फैक्टर वी कैन कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट. मतलब आप सीधा इसको आयनिक इक्विलिब्रिया से लिंक कर सकते हैं. सो दिस वाज द एंटायर लेक्चर अबाउट एबनॉर्मल मोलार मास. आई होप यू अंडरस्टूड द एबनॉर्मल मोलार मास. ओके, थैंक यू गाइज, बाय, टेक केयर.